हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास इसे देखेंगे। और हम इस पुस्तक से यानी हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के इस पुस्तक से खंड क कंप्लीट कर चुके हैं, जिसे हमने 19 वीडियो में कवर किया है। ठीक है, वो इन 19 वीडियो में एमसीक्यूज़ भी हैं और जिस क्वेश्चन का एमसीक्यूज़ नहीं बन पाए, यानी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कथन वाले होते हैं, आलोचक के मंतव्य के अकॉर्डिंग जो प्रश्न होते हैं, उनको मैंने एज इट इज़ रहने दिया है, यानी जो कोटेशन वाले क्वेश्चन हैं उसको एज इट इज़ रहने दिया है। ठीक है, तो वो आपको बुलेट पॉइंट्स में मिलेंगे और जो बाकी के जो प्रश्न है वो एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में ही मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो का जो लिंक है वो मैं इसी आई बटन में शेयर कर दूंगी, आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं खंड ख। खंड ख करने से पहले हम विषय सूची देख लेते हैं। प्रारंभ में भी हमने इस पुस्तक को प्रारंभ करने से पहले ही विषय सूची आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो उस विषय सूची के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यह पुस्तक 3 खंडों में विभाजित है। ठीक है, खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास, और खंड ग जो है वह मूल्यांकन है, यानी अन्य आलोचकों का जो अगर हम कैसे विशेष योगदान अगर हम देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को लेकर एक अलग चैप्टर है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग वहाँ पे आलोचकों के ऊपर वो पूरी तरीके से केंद्रित है वह सेक्शन। ठीक है, मूल्यांकन वाला। हम आज करने वाले हैं खंड ख, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो खंड ख है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, खंड क भी जो है वो महत्वपूर्ण है। अगर आप इसके प्रारंभ और विकास को देखेंगे तो वहाँ पे वो महत्वपूर्ण आपको दिखाई देगा, और उसी अकॉर्डिंग हमने उसको बनाया है, यानी एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में ही उस पूरी सेक्शन को हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, इस सेक्शन को भी हम एमसीक्यूज़ प्लस बुलेट पॉइंट के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें सेक्शन अगर हम देखें खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वह हिंदी निबंध का विकास, दूसरा है हिंदी आलोचना का विकास, तीसरा है हिंदी उपन्यास का विकास, चौथा है हिंदी कहानी का विकास, पाँचवा है हिंदी नाटक का विकास, छठा है हिंदी गद्य की अन्य विधाएँ, जिनमें जीवनी साहित्य पहला है, उसमें आत्मकथा भी है और परकथा भी है। ठीक है, तो परकथा यानी जीवनी और आत्मकथा, तो आत्मकथा हो गई। ठीक है, तो जीवनी साहित्य के अंतर्गत 2 है, आत्मकथा और जीवनी। दूसरा जो अन्य गद्य विधाओं में हमें पढ़ना है वह है यात्रा साहित्य, तीसरा है संस्मरण और रेखाचित्र, चौथा है गद्य गीत। गद्य गीत को भी हमने खंड क में समझा था कि गद्य गीत और गद्य काव्य में क्या अंतर है। ठीक है, तो वह जो सेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो ज़रूर देखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद है जो अन्य गद्य विधाओं में नाम पत्र साहित्य का है, फिर डायरी है, रिपोर्टाज है, इंटरव्यू है जिसे साक्षात्कार भी कहा जाता है, अगला है लघु कथा, अगला है कैरिकेचर, एकालाप और निष्कर्ष। तो ये जो गद्य की विधाएं थी, जो नवीन गद्य विधाएं हैं, जिसे हमने खंड क में भी देखा था कि गद्य की एक पारंपरिक या प्रचलित गद्य विधा है और एक नवीन गद्य विधा है। ठीक है, तो नवीन गद्य विधाओं में जो हम अन्य गद्य विधाओं की बात करते हैं वो आ जाते हैं, और जो निबंध आलोचना उपन्यास कहानी नाटक जो है ये हमारे प्रचलित है गद्य विधाएं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वह हिंदी निबंध का विकास। ठीक है, तो यह शीर्षक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कई सब सेक्शन हैं, उन सब सेक्शन को मैं हाईलाइट कर दूंगी, उसी अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक के अकॉर्डिंग जाइएगा और पुस्तक को पढ़ने के बाद यहाँ एमसीक्यूज़ लगाइएगा। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको किसी भी चीज़ की मतलब वैसी दिक्कत ना आए, आपका जो काम है वो इस वीडियो के माध्यम से पूरा हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी निबंध का विकास। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है, अगर हम पुस्तक के अकॉर्डिंग चले तो वहाँ पे निबंध साहित्य का विकास सबसे पहला टॉपिक है हमारा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम पहला प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, आज निबंध किसे माना जाता है। यानी अगर हम वर्तमान युग के बात करें तो वर्तमान युग में निबंध को किस रूप में परिभाषित किया जा रहा है। ऑप्शन ए गद्य साहित्य की एक विधा के रूप में, ऑप्शन बी पद्य साहित्य की एक विधा के रूप में, ऑप्शन सी गद्य और पद्य दोनों की एक विधा के रूप में, ऑप्शन डी ना तो गद्य और ना ही पद्य की विधा। उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा, गद्य साहित्य की एक विधा के रूप में। निबंध को क्या जाना जाता है, किस रूप में, गद्य साहित्य की एक विधा के रूप में। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत में निबंध के अंतर्गत क्या आता था। प्रश्न है, संस्कृत में निबंध के अंतर्गत क्या आता था। ऑप्शन ए गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखी गई रचनाएं, ऑप्शन बी केवल गद्य शैली में लिखी गई रचनाएं, ऑप्शन सी केवल पद्य शैली में लिखी गई रचनाएं, ऑप्शन डी ना तो गद्य और ना ही पद्य। इसका उत्तर करेंगे आप।
इसका सही उत्तर होगा गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखी गई रचनाएं। संस्कृत में निबंध के अंतर्गत क्या आता है? गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखी गई रचनाएं आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरस्वती के संपादन काल तक हिंदी के पंडित निबंध की क्या परिभाषा मानते थे? ऑप्शन ए गद्य पद्य दोनों शैलियों में लिखी गई रचनाएं, ऑप्शन बी केवल गद्य शैली में लिखी गई रचनाएं, ऑप्शन सी केवल पद्य शैली में लिखी गई रचनाएं, ऑप्शन डी ना तो गद्य और ना ही पद्य। प्रश्न है, सरस्वती के संपादन काल तक हिंदी के पंडित निबंध की क्या परिभाषा मानते थे? आंसर करेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखी गई रचनाएं निबंध की श्रेणी में आती थी, और यह जो परिभाषा है वह सरस्वती के संपादन काल से पूर्व की बात है। पूर्व नहीं, सरस्वती के संपादन काल तक। ठीक है, ये बात थी, यानी सरस्वती का जब तक संपादन हो रहा था तब तक निबंध को किस रूप में परिभाषित किया जा रहा था? गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखी गई रचनाओं के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज का निबंध साहित्य संस्कृत की प्राचीन परंपरा से कैसे अलग है? ऑप्शन ए आज का हिंदी निबंध केवल गद्य शैली में लिखा जाता है, ऑप्शन बी आज का हिंदी निबंध केवल पद्य शैली में लिखा जाता है, ऑप्शन सी आज का हिंदी निबंध गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा जाता है, ऑप्शन डी आज का हिंदी निबंध का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। इसका सही उत्तर होगा आज का हिंदी निबंध केवल गद्य शैली में लिखा जाता है। तो संस्कृत की प्राचीन परंपरा के अगर हम अनुसार देखें तो वहाँ गद्य और पद्य दोनों में जो रचनाएं होती थी उन्हें निबंध कहा जाता था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज केवल गद्य को महत्व दिया जाता है, यानी गद्य शैली में जो भी रचना लिखी गई है वो निबंध की श्रेणी में आ जाती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उससे पहले डॉक्टर वार्ष्णेय जी का कथन है। क्या कथन है इनका, ये देख लेते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय के शब्दों में निबंध रचना केवल खड़ी बोली की विशेषता है। खड़ी बोली गद्य के लिए 19वीं शताब्दी और उसमें भी निबंध रचना की दृष्टि से 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से निबंध हिंदी साहित्य का नितांत आधुनिक रूप है। तो यदि अगर हम देखें तो निबंध का जो विकास है वह 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि निबंध जो है वह हिंदी साहित्य का नितांत आधुनिक रूप है। यह किसका कथन है? ठीक है, तो यह डॉक्टर वार्ष्णेय का कथन है। ठीक है, इस दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट होता है, निबंध रचना केवल खड़ी बोली की विशेषता है। यह भी अगर कथन पूछा जाए तो यह वार्ष्णेय के शब्दों में लिखा गया कथन है। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य था जो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम निबंध साहित्य का विकास को देखते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में जो पृष्ठभूमि में जो चीज़ें बताई गई हैं उसे हमने एमसीक्यूज फॉर्मेट में कर लिया। अब जो हमारा टॉपिक है वह निबंध, प्रबंध और लेख से संबंधित है। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक क्या है पुस्तक में? निबंध, प्रबंध और लेख। इससे संबंधित जो हमारा प्रश्न है वो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कसावट, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी वर्णन, ऑप्शन डी विश्लेषण। इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर है कसावट। निबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ है कसावट। अगला प्रश्न है, प्रबंध और निबंध में क्या अंतर है? अभी हमने देखा टॉपिक का नाम जो था वह था प्रबंध, निबंध और लेख। तो यहाँ पर प्रश्न है, प्रबंध और निबंध में क्या अंतर है? ऑप्शन ए प्रबंध में विभिन्न विषयों से संबंधित अनेक मत संग्रहित होते हैं, जबकि निबंध में एक ही विषय की अनेक व्याख्याएं होती हैं। ऑप्शन बी प्रबंध में एक ही विषय की अनेक व्याख्याएं होती हैं, जबकि निबंध में विभिन्न विषयों से संबंधित अनेक मत संग्रहित होते हैं। ऑप्शन सी प्रबंध और निबंध दोनों एक ही हैं। ऑप्शन डी प्रबंध केवल गद्य में लिखा जाता है जबकि निबंध पद्य में लिखा जाता है। तो इसका उत्तर होगा पहला, यानी प्रबंध की अगर हम बात करें तो प्रबंध में विभिन्न विषयों से संबंधित अनेक मत संग्रहित होते हैं। अगर हम निबंध की बात करें तो निबंध में एक ही विषय के अनेक व्याख्याएं होती है। ठीक है, प्रबंध की बात करें तो अलग अलग विषय हैं और अनेक मत होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम निबंध की बात करें तो एक विषय होगा, इसकी व्याख्याएं अनेक होंगी। ठीक है, तो यह अंतर है किसमें? प्रबंध और निबंध में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
पहला, प्रबंध में विभिन्न विषयों से संबंधित अनेक मत संग्रहित होते हैं, जबकि निबंध में एक ही विषय की अनेक व्याख्याएं होती है। ठीक है, तो यह मूल रूप से अंतर किसमें है, प्रबंध और निबंध में। अब प्रश्न है, लेख का सामान्य अर्थ क्या है? ऑप्शन ए लिखा हुआ, ऑप्शन बी बोला हुआ, ऑप्शन सी सुना हुआ, ऑप्शन डी देखा हुआ। तो लेख का सामान्य अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा लिखा हुआ। लेख का सामान्य अर्थ है लिखा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, लेख और वार्ता में क्या अंतर है? ऑप्शन ए, लेख में एक विषय पर विस्तृत चर्चा होती है, जबकि वार्ता में एक विषय पर सीमित समय में ज्ञातव्य बातें कह दी जाती हैं। ऑप्शन बी, लेख में एक विषय पर सीमित समय में ज्ञातव्य बातें कह दी जाती हैं, जबकि वार्ता में एक विषय पर विस्तृत चर्चा होती है। ऑप्शन सी, लेख और वार्ता दोनों एक ही हैं। ऑप्शन डी, लेख केवल गद्य में लिखा जाता है, जबकि वार्ता पद्य में कही जाती है। तो दोनों में क्या अंतर है? तो लेख और वार्ता में जो अंतर है वह है ऑप्शन ए, यानी लेख में एक विषय पर विस्तृत चर्चा होती है, जबकि वार्ता में एक विषय पर सीमित समय में ज्ञातव्य बातें कह दी जाती हैं। ठीक है, यानी एक विषय है, इस पर विस्तृत चर्चा अगर हो रही है तो ये लेख है। अगर एक विषय है, इस पर ज्ञातव्य बातें यानी जो महत्वपूर्ण बातें हैं अगर सिर्फ वही हो रही है तो वो क्या है, वार्ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निबंध, प्रबंध और लेख के लिए क्रमशः कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, निबंध, प्रबंध, लेख हमारा टॉपिक ही है, निबंध, प्रबंध, लेख। इनके लिए क्रमशः कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए, ऐसे, ट्रिटाइज और आर्टिकल। ऑप्शन बी, ट्रिटाइज, ऐसे और आर्टिकल। ऑप्शन सी, आर्टिकल, ट्रिटाइज और ऐसे। ऑप्शन डी, ऐसे, आर्टिकल और ट्रिटाइज। तो इसका सही उत्तर होगा निबंध को हम ऐसे कहेंगे, प्रबंध को हम ट्रिटाइज कहेंगे, लेख को हम आर्टिकल कहेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निबंध, प्रबंध और लेख के लिए अगर हम शब्द प्रयोग करेंगे तो ऐसे निबंध के लिए, प्रबंध के लिए ट्रिटाइज और लेख के लिए आर्टिकल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो ये जो हमने प्रश्न देखे वह निबंध, प्रबंध और लेख से संबंधित है। अगला जो है वो पॉइंट है इसी से संबंधित, हम पहले उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है, तो इससे संबंधित जो पहला महत्वपूर्ण तथ्य है पहले उसे देख लेते हैं। पहला तथ्य है, निबंध और प्रबंध ये दोनों शब्द संस्कृत के हैं। दूसरा है, प्रबंध का क्षेत्र निबंध की अपेक्षा अधिक व्यापक था। अगला है, लेख का सामान्य अर्थ तो लिखा हुआ है, किंतु विशेषतः जब कोई लेखक किसी विषय पर अपनी प्रवृत्ति, रुचि, आदर्श तथा मनोभावों के आधार पर लिखित रूप में विचार प्रकट करता है तो उसे लेख कह सकते हैं। अगला पॉइंट है, आजकल रेडियो के विस्तार के साथ वार्ताओं का प्रचार भी बढ़ने लगा है। ये वार्ताएं लेख की विशिष्ट परिभाषा के अधिक निकट मानी जा सकती हैं। तो वार्ता का जो प्रचार बढ़ा है वो रेडियो के कारण बढ़ा है और ये लेख के अधिक निकट होती जा रही है। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा कि जो लेख है वो सामान्यतः तो लिखा हुआ है, लेकिन जब कोई लेखक किसी विषय पर अपनी प्रवृत्ति, रुचि, आदर्श और मनोभावों के आधार पर लिखित रूप में विचार प्रकट करता है तो उसे लेख कह सकते हैं। और जो निबंध और प्रबंध है ये दोनों क्या हैं, संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वह निबंध, परिभाषा और विशेषताएं से संबंधित है। ठीक है, तो निबंध की परिभाषा को हम बुलेट फॉर्म में ही देखेंगे। सबसे पहला पहली जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक सेकेंड, हाँ, अगर हम परिभाषा को देखें तो ये जो परिभाषा है वह पाश्चात्य विद्वानों के आधार पर है और पाश्चात्य विद्वानों के आधार पर जो ये परिभाषा दी गई है तो उससे पहले हम इनके विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारे विद्वान हैं वो हैं मांतेन। ठीक है, फ्रेंच साहित्यकार मांतेन जो हैं वो हमारे पहले विद्वान हैं जिन्होंने निबंध के विषय में जो अगर कहा जाए तो यूरोप में निबंध साहित्य का जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, यूरोप में निबंध साहित्य का जनक किसे माना जाता है?
तो प्रसिद्ध फ्रेंच साहित्यकार मांटेन को माना जाता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हम भारत के भी संदर्भ में देखेंगे, हिंदी साहित्य के संदर्भ में देखेंगे, लेकिन अगर हम यूरोप में निबंध साहित्य की बात करें तो वहाँ जनक किन्हें माना जा रहा है? फ्रेंच साहित्यकार मांटेन को माना जा रहा है। इनका समय है 1533 से 1592 ईस्वी। निबंध में आत्माभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देते हैं। ठीक है, अगर हम मांटेन की बात करें तो मांटेन निबंध में आत्माभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य हो गया कि यूरोप में निबंध साहित्य का एक तो इन्हें जनक माना जाता है, दूसरा इनके अनुसार जो आत्माभिव्यक्ति है यह महत्वपूर्ण तत्व है निबंध के लिए। ठीक है, तो ये एक परिभाषा के रूप में भी ले सकते हैं और इनकी विशेषताओं के रूप में भी ले सकते हैं, यानी निबंध की विशेषताओं के रूप में भी मांटेन इसे परिभाषित कर रहे हैं कि निबंध में जो महत्वपूर्ण तत्व जो समाहित होना चाहिए वह है आत्माभिव्यक्ति। ठीक है, और ये निबंध साहित्य के जनक है, इस रूप में भी इनकी प्रसिद्धि है। ठीक है, अगला अगर हम पॉइंट देखें, अंग्रेजी साहित्य के प्रथम निबंधकार कौन है? लॉर्ड बेकन होगा। ठीक है, लॉर्ड बेकन। तो लॉर्ड बेकन के अनुसार अगर हम देखें तो इनका समय क्या है? 1561 से 1626। इन्होंने निबंध को डिस्पोज्ड मेडिटेशन कहा है। ठीक है, दो महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर सामने आए इस पॉइंट से। पहला कि अंग्रेजी साहित्य के प्रथम निबंधकार कौन है? तो अंग्रेजी साहित्य के प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन हो गए, और इनके अनुसार अगर हम देखें तो निबंध क्या है? डिस्पोज्ड मेडिटेशन है। प्रश्न अगर पूछा जाए निबंध को डिस्पोज्ड मेडिटेशन की संज्ञा किसने दी, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड बेकन। डिस्पोज्ड मेडिटेशन यानी बिखराव युक्त चिंतन। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं डॉक्टर जॉनसन। नाम आप याद रखेंगे, मांटेन थे पहले, दूसरे बेकन हैं, तीसरे हैं जॉनसन। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है मांटेन के विषय में? ये यूरोप में निबंध साहित्य के जनक हैं और इन्होंने आत्माभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण तथ्य माना। और अगर हम बेकन की बात करें तो बेकन के अनुसार अगर देखें तो इन्होंने निबंध को डिस्पोज्ड मेडिटेशन कहा, और बेकन की प्रसिद्धि किस रूप में है? अंग्रेजी साहित्य के प्रथम निबंधकार के रूप में। अगले जो है हमारे विद्वान वो हैं डॉक्टर जॉनसन। इनका समय है 1709 से 1784। इन्होंने निबंध को, ठीक है ये निबंध है, निबंध को मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना और अव्यवस्थित तथा अपरिपक्व रचना के रूप में ग्रहण किया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्या होगा इनका जो मंतव्य है वो क्या है कि निबंध जो है वो मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना एवं अव्यवस्थित तथा अपरिपक्व रचना के रूप में ये निबंध को मानते हैं। कौन? जॉनसन। तो अगर हम देखें तो इनकी जो परिभाषा है यह भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि निबंध को मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना या अव्यवस्थित या अपरिपक्व रचना के रूप में किसने माना है? सही उत्तर क्या होगा? जॉनसन। तो ये तीनों जो पाश्चात्य विद्वान हैं ये तीनों महत्वपूर्ण इस रूप में हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने निबंध को अपने अपने ढंग से इसे परिभाषित किया है। किसी ने इसे आत्माभिव्यक्ति का तत्व महत्वपूर्ण माना है इसमें, किसी ने इसे डिस्पोज्ड मेडिटेशन का है और किसी ने इसे मस्तिष्क की ढीली ढाली अवधारणा उद्भावना या फिर अव्यवस्थित और अपरिपक्व रचना के रूप में ग्रहण किया है। अगले जो विद्वान हैं वह है अलेक्जेंडर स्मिथ। इनका समय है 1830 से 67 ईस्वी। इन्होंने निबंध को गीति काव्य के निकट माना है। ठीक है, तो गीति काव्य के निकट किसको माना है? किसने माना है निबंध को? यहाँ निबंध लिख लीजिएगा। निबंध को गीति काव्य के निकट माना है किसने? अलेक्जेंडर स्मिथ ने, और उसे पूरी तरह रचयिता की मनःस्थिति या मूड पर आधारित कहा है। यानी जो निबंध है वो पूरी तरीके से किस पर निर्भर करेगा? रचयिता के मनःस्थिति पर। उनके अनुसार यानी अलेक्जेंडर स्मिथ के अनुसार रचयिता की जैसी मनःस्थिति होगी वैसी ही निबंध रचना होगी। मूड बन जाने पर पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक पूरा निबंध उसी प्रकार तैयार हो जाता है जिस प्रकार रेशम के कीड़े के चारों ओर रेशम। तो अगर हम अलेक्जेंडर स्मिथ की परिभाषा को देखें तो ये एक जो परिभाषा है यह अपना विशेष महत्व रखती है। किस रूप में विशेष महत्व रखती है? जिस प्रकार इन्होंने जो रूपक बांधा है यानी रेशम
के कीड़े में जिस प्रकार रेशम बन जाता है, उसी तरीके से अगर रचयिता का मूड बन जाए तो वह पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक पूरा निबंध तैयार कर सकता है। तो पूरी जो प्रक्रिया है वो किस पे निबंध आश्रित करती है? रचयिता की मनःस्थिति पर आश्रित रहती है, और यह गीति काव्य के निकट है, ऐसा इन्होंने माना है अलेक्जेंडर स्मिथ ने। तो निबंध की ये 4 परिभाषा और चारों का अपना अपना अलग महत्व है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है उसे देखते हैं। अगला पॉइंट है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में निबंध की सभी विशेषताओं को ध्यान में रखकर कहा गया है कि किसी विशिष्ट विषय या उसकी शाखा के संबंध में एक मध्यम आकार की गद्य रचना को निबंध कहते हैं, जो अपने मूल रूप में अपूर्ण सी होती थी, किंतु जो अब कथ्य में सीमित परंतु शैली में समृद्ध होती हैं। तो यह जो परिभाषा है वह ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के आधार पर कही गई है। इसमें जो बताया गया है वह निबंध की सभी विशेषताओं को ध्यान में रखकर इस परिभाषा को परिभाषित किया गया है। अगर हम इसके शब्दों को देखें तो किसी विशिष्ट विषय या उसकी शाखा के संबंध में एक मध्यम आकार की गद्य रचना। ठीक है, तो मध्यम आकार की जो गद्य रचना है उसको निबंध कहा गया है, जो अपने मूल रूप में तो अपूर्ण है, किंतु जो अब कथ्य में सीमित परंतु शैली में समृद्ध है। मूल रूप में बिल्कुल अपूर्ण है, लेकिन उसका जो शैली है या उसकी जो शैली है वह क्या है? समृद्ध है पूरी तरीके से। तो निबंध की यह परिभाषा भी अपने आप में महत्वपूर्ण है और विशेष है। ठीक है, इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखें तो ये इसके आकार और शैली को परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है, अगले जो निबंधकार हैं या विद्वान हैं W.H. हडसन। W.H. हडसन के अनुसार वास्तविक निबंध प्रकृततः वैयक्तिक होता है। इनके अनुसार जो वास्तविक निबंध होता है वह पूरी तरीके से क्या होता है? वैयक्तिक होता है। प्रबंध वस्तुपरक हो सकता है, किंतु निबंध व्यक्ति प्रधान होता है। यानी उसका जो प्रबंध है वो वस्तुपरक हो सकता है, किंतु निबंध जो है वो व्यक्ति प्रधान ही होगा। अभी हमने देखा ना निबंध, प्रबंध और लेख। ठीक है, ये 3 तत्व थे, निबंध, प्रबंध और लेख। ठीक है, इन तीनों में ये कह रहे हैं कि जो प्रबंध है वो वस्तुपरक हो सकता है, लेकिन अगर हम निबंध की बात करें तो वो पूरी तरीके से क्या होगा? वैयक्तिक होगा या व्यक्ति प्रधान होगा। किसके अनुसार? W.H. हडसन के अनुसार। अगला नाम है डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने निबंधों को मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना के रूप में निरूपित किया है। ठीक है, हमने इनका कथन पहले भी देख लिया था। एक सेकेंड, ये कथन हमने देख लिया है। मस्तिष्क की ढीली ढाली अवधारणा के रूप में निरूपित किया है डॉक्टर जॉनसन ने। ठीक है, सैमुअल जॉनसन वही है। अगला जो पॉइंट है वो है डॉक्टर मरे या मुरे कह सकते हैं आप। सन 1884 ईस्वी में डॉक्टर मरे के संपादकत्व में अंश रूप में प्रकाशित ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में निबंध को किसी विशिष्ट समय पर एक सीमित दायरे में लिखी गई गद्य विधान के रूप में निरूपित किया गया है। यानी डॉक्टर मरे ने एक डिक्शनरी यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को संपादित किया था। इसमें जो निबंध को परिभाषित किया है वो किस रूप में निबंध को परिभाषित किया है? किसी विशिष्ट विषय पर सीमित दायरे में लिखे गए गद्य विधान के रूप में निरूपित किया गया है। ठीक है, निबंध को। तो यह डॉक्टर मरे के संपादित डिक्शनरी के आधार पर निबंध की परिभाषा हो गई। इससे संबंधित जो हमारा प्रश्न है वह देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में निबंध रचना में क्या महत्व दिया गया था? यानी किस तत्व को महत्व दिया गया था? किसे महत्व दिया गया था? ठीक है, यहाँ पे हो गया किसे महत्व दिया गया। ऑप्शन ए आत्माभिव्यक्ति, ऑप्शन बी गंभीर चिंतन, ऑप्शन सी ऐतिहासिक संदर्भ, ऑप्शन डी साहित्यिक चिंतन। प्रश्न है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में निबंध रचना में किसे महत्व दिया गया था? सही उत्तर क्या होगा? आत्माभिव्यक्ति को। यानी 19वीं सदी के पहले की बात एकदम करें, ये 19वीं सदी है, इसके पहले आत्माभिव्यक्ति को निबंध रचना में महत्व दिया गया था। अगला जो टॉपिक है वह है विलियम हेजलेट और चार्ल्स लैम्ब की निबंध शैली की विशेषता क्या थी? ठीक है, प्रश्न है विलियम हेजलेट और चार्ल्स लैम्ब की निबंध शैली की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए आत्माभिव्यक्ति और व्यक्ति की व्यंजना, ऑप्शन बी गंभीर चिंतन और ऐतिहासिक संदर्भ, ऑप्शन सी साहित्यिक चिंतन और विचारात्मकता, ऑप्शन डी उपदेशात्मकता और नैतिकता। तो विलियम हेजलेट और चार्ल्स लैम्ब की अगर हम निबंध शैली की विशेषता की बात करें तो उनकी शैली में
आत्माभिव्यक्ति और व्यक्ति व्यंजना के तत्व मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, आत्माभिव्यक्ति और व्यक्ति व्यंजना। तो उत्तर ए इसका सही होगा। हैजलिट और चार्ल्स लैम्ब की निबंध शैली में ये दो तत्व समाहित हैं। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया युग के निबंधकारों की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए विचारात्मक साहित्यिक निबंधों की रचना, ऑप्शन बी आत्माभिव्यक्ति और व्यक्तित्व की व्यंजना, ऑप्शन सी गंभीर चिंतन और ऐतिहासिक संदर्भ, ऑप्शन डी उपदेशात्मकता और नैतिकता। विक्टोरिया युग के निबंधकारों की क्या विशेषता थी? आंसर करेंगे। इसका सही उत्तर होगा विक्टोरिया युग के जो निबंधकार थे उनकी विशेषता यह थी कि वो विचारात्मक साहित्यिक निबंधों की रचना करते थे। विचारात्मक साहित्यिक निबंधों की रचना विक्टोरिया युग के निबंधकारों की मुख्य विशेषता थी। अगला प्रश्न है, R.L. स्टीवेंसन की निबंध शैली की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए आत्मव्यंजक निबंधों का सच्चा आदर्श, ऑप्शन बी गंभीर चिंतन और ऐतिहासिक संदर्भ, ऑप्शन सी उपदेशात्मकता और नैतिकता, ऑप्शन डी विचारात्मक साहित्यिक निबंध। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी R.L. स्टीवेंसन की निबंध शैली की विशेषता थी आत्मव्यंजक निबंधों का सच्चा आदर्श। तो आत्मव्यंजक निबंधों का सच्चा आदर्श किनके निबंध शैली की विशेषता थी? R.L. स्टीवेंसन। अगला प्रश्न है, G.K. चेस्टरटन की निबंध शैली की विशेषता क्या थी? ये सभी महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्हें आप याद रखेंगे, और उससे पहले जो हमने निबंध की परिभाषा जो विभिन्न विद्वानों के आधार पर देखी थी वो नाम भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर हम G.K. चेस्टरटन की निबंध शैली की अगर हम बात करें तो इनकी जो निबंध की शैली है इसमें क्या विशेषता थी? ऑप्शन है ए सूक्तियाँ, विरोधाभासपूर्ण उक्तियों और औत्सुक्यपूर्ण परिहासों तथा वाग्वैदग्ध्य, ऑप्शन बी आत्माभिव्यक्ति और व्यक्तित्व की व्यंजना, ऑप्शन सी गंभीर चिंतन और ऐतिहासिक संदर्भ, ऑप्शन डी उपदेशात्मकता और नैतिकता। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? G.K. चेस्टरटन की निबंध शैली की जो विशेषता है वह सूक्तियाँ, विरोधाभासपूर्ण उक्तियाँ या औत्सुक्यपूर्ण परिहास या वाग्वैदग्ध्य है। ये इनके काव्य या निबंध की क्या है? इनकी विशेषता है। किनके? G.K. चेस्टरटन। ठीक है, इससे संबंधित अगर हम महत्वपूर्ण तथ्य देखें, यानी निबंध की परिभाषा, और हमारा टॉपिक था परिभाषा और विशेषता के आधार पर। ठीक है, इनसे संबंधित जो प्रश्न हमने देखना था वो देख लिया। अब हम देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला जो तथ्य है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, अगर हम 19वीं सदी के पूर्वार्ध की बात करें तो रोमांटिक पुनरुत्थान के कारण लेखकों के व्यक्तित्व पर अधिक बल दिया गया। किसके कारण? रोमांटिक पुनरुत्थान के कारण लेखकों के व्यक्तित्व पर अधिक बल दिया। यही कारण था कि आत्माभिव्यक्ति का जो तत्व है वह 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की रचनाओं में या निबंध में हमको मुख्य रूप से देखने को मिला है। तो रोमांटिक पुनरुत्थान उसका मुख्य कारण रहा है। दूसरा जो पॉइंट है वह है विलियम हेजलिट। 1778 से 1830 इनका समय है। इन्होंने व्यक्तित्व की व्यंजना के साथ ही विचारों की क्रमबद्ध अभिव्यक्ति को भी महत्व दिया है। तो विलियम हेजलिट जो है इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इन्होंने व्यक्तित्व की व्यंजना के साथ विचारों की क्रमबद्ध अभिव्यक्ति, यानी विचार जो है वो क्रमवार आए, ऐसी अभिव्यक्ति ही निबंध शैली में महत्व रखती हैं। ठीक है, या निबंध की विशेषता के रूप में इसे हम समाहित करेंगे। अगला जो टॉपिक है वह चार्ल्स लैम्ब का है। चार्ल्स लैम्ब 1775 से 1834 इनका समय है। इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन की सामान्य घटनाओं को निबंध का विषय बनाया, यानी इनके जीवन में जो भी व्यक्तिगत घटनाएं घटी हैं उनको ही सामान्य निबंध का विषय बना दिया है। अगला पॉइंट है विक्टोरिया युग। इसका अगर हम समय देखें, यानी विक्टोरिया युग का जो कालखंड है वह 1837 से 1901, अगर ये समय पूछा जाए ये कब का समय है तो ये विक्टोरिया युग का समय है। इस दौरान निबंधों के क्षेत्र में पुनः परिवर्तन लक्षित होता है। यानी अगर हम बात करें 19वीं सदी के पूर्वार्ध की बात कर रहे हैं तो कुछ हमें बदलाव दिखाई देते हैं। विक्टोरिया युग में पुनः बदलाव दिखाई देने लगे हैं। इस युग के यानी विक्टोरिया युग के प्रायः सभी निबंध लेखकों में, इनमें कौन थे? विक्टोरिया युग के जो लेखक थे, मैकाले थे, कार्लाइल थे,
रस्किन थे, मैथ्यू आर्नल्ड थे, वॉल्टर पैटर थे। इन्होंने विचारात्मक साहित्यिक निबंधों की रचना की। ठीक है, हमने प्रश्न में भी देखा कि विचारात्मक साहित्यिक निबंधों की रचना इन रचनाकारों ने की है। तो ये जो रचनाकार हैं ये विक्टोरिया युग से संबंधित निबंधकार के रूप में इन्हें जान सकते हैं। अगला जो नाम है वह R.L. स्टीवेंसन। इनका समय है 1850 से 1994। इनके निबंधों में आधारभूत रूप में नैतिकता अंतर्निहित रहती है। किनके नैतिकता जो तत्व है वो किनके निबंधों में है? R.L. स्टीवेंसन। आधारभूत में नैतिकता अंतर्निहित रहती है। उसने यानी इन्होंने आत्मव्यंजक निबंधों को सच्चा आदर्श के रूप में उपस्थित किया है। किन्होंने? R.L. स्टीवेंसन ने। अगला जो पॉइंट है वो है 20वीं शताब्दी में G.K. चेस्टरटन, E.V. लुकास और A.G. गार्डनर और रॉबर्ट लिएंड हिलियर बेलाक आदि निबंधकारों ने निबंध कला का अभूतपूर्व विकास किया है। यानी अगर हम 19वीं शताब्दी तक तो हमने देखा, फिर विक्टोरिया युग देखा, अब 20वीं शताब्दी की बात हो रही है। 20वीं शताब्दी में ये जो रचनाकार हैं यानी G.K. चेस्टरटन, जिनके काव्य में हमने व्यंग और वैदग्ध जो पूर्ण शैली है उसको देखा था, तो E.V. लुकास, G.K. चेस्टरटन, A.G. गार्डनर, रॉबर्ट लिएंड और हिलियर बेलाक, इन्होंने निबंध कला का अभूतपूर्व विकास किया है। अगला पॉइंट है चेस्टरटन अपनी सूक्तियों, विरोधाभास पूर्ण उक्तियों, औत्सुक्यपूर्ण परिहासों तथा वाग वैदग्ध के लिए विख्यात है। जैसे अभी हमने देखा, प्रश्न में भी देखा और यहाँ पे तथ्य रूप में भी देख लिया। ठीक है, अगले जो है लुकास। अगर हम लुकास की बात करें तो यहाँ पे आत्मव्यंजकता के लिए प्रसिद्ध हैं। गार्डनर की अगर हम बात करें तो ये हास्य, विश्वसनीयता, वैयक्तिक स्पर्श, विचार गंभीर, रमणीयता आदि का अद्भुत सामंजस्य इनके निबंधों में दिखाई देते हैं। गार्डनर है, इम्पॉर्टेंट है, ये लुकास इम्पॉर्टेंट है, चेस्टरटन इम्पॉर्टेंट है। अगले जो है बेलाक। ठीक है, ये बेलाक है, बेलाक लिखा गया है। बेलाक की अगर हम बात करें तो बेलाक अपने तीखे और व्यंग गर्भित हास्य के कारण आधुनिक निबंधकारों में श्रेष्ठ माने गए। तीखे और व्यंग गर्भित हास्य को किनका है? बेलाक का है। ठीक है, अगला जो नाम है अगला जो तथ्य है, इन सभी आधुनिक निबंधकारों में व्यक्ति निष्ठता लक्षित होती है। जो एक महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सब में सामने आया है या कॉमन कह सकते हैं सब में है, वह है व्यक्ति निष्ठता। इसलिए हडसन ने यानी हम W.H. हडसन ने सच्चे निबंध को वैयक्तिक माना है। ठीक है, हमने पहले भी देखा था कि उन्होंने व्यक्ति प्रधान या फिर वैयक्तिक माना है प्रकृत निबंध को। तो इस दृष्टि से हमने देख लिया कि जो निबंध है उसमें कौन से तत्व समाहित होने चाहिए। यानी अगर हम विशेषता के रूप में देखें तो वही हमने निबंधों की विशेषता देखी, विद्वानों की परिभाषा में वह स्पष्ट रूप में लक्षित हुआ है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा भी उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो विशेषताओं को पूरी तरीके से उभार रही थी। तो सभी परिभाषाएं जो है वो महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से जब हम निबंधों को पढ़ रहे हैं, इनकी परिभाषाओं को पढ़ रहे हैं, तो हम निबंध को और अधिक गहराई से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो निबंध तो एक विधा के रूप में हमारे सामने थी, लेकिन उसकी विशेषताओं को इन ये परिभाषाएं और उभार रही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निबंध की मूलभूत विशेषता क्या है? ऑप्शन ए आत्मव्यंजना, ऑप्शन बी गंभीर चिंतन, ऑप्शन सी विचारों की क्रमबद्धता, ऑप्शन डी पांडित्य। तो निबंध की मूलभूत विशेषता क्या है? आत्मव्यंजना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आत्मव्यंजना। अगला प्रश्न है अच्छे निबंध लेखक में क्या गुण होने चाहिए? अभी हमने जो परिभाषा और विशेषताएं देखी है उसी से संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, ये सेक्शन अभी एंड नहीं हुआ है, ये जो प्रश्न है वो इसी सेक्शन से है। तो प्रश्न है अच्छे निबंध लेखक में क्या गुण होने चाहिए? ऑप्शन ए सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता और हास्य, व्यंग एवं विनोद की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी केवल पांडित्य और गंभीर अध्ययन, ऑप्शन सी केवल तार्किकता और विचारों की क्रमबद्धता, ऑप्शन डी केवल सजीवता और सरसता। तो इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता। यानी अच्छे निबंध लेखक में जो गुण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता होनी चाहिए, हास्य, व्यंग एवं विनोद की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो ये जो ए जो पॉइंट है यह महत्वपूर्ण हो जाता है निबंध लेखकों के गुण के लिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह निबंध में क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए पांडित्य, गंभीर अध्ययन एवं तार्किकता, ऑप्शन बी आत्मव्यंजना और व्यक्तित्व की व्यंजना, ऑप्शन सी सजीवता और सरसता, ऑप्शन डी विषय का महत्व।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निबंध में क्या आवश्यक नहीं है? विषय का महत्व तो आवश्यक है, सजीवता और सरसता भी आवश्यक है, आत्मव्यंजना और व्यक्तित्व की व्यंजना यह तो महत्वपूर्ण तथ्य है ही, जो हमने देखा पहले भी। पांडित्य, गंभीर अध्ययन एवं तार्किकता यह निबंध शैली की विशेषता नहीं है, तो निबंध के लिए यह आवश्यक तत्व नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है, आज के विद्वानों के अनुसार निबंध की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, एक सीमित आकार के भीतर एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति एवं संबद्धता के साथ किसी विषय के वर्णन या प्रतिपादन। ऑप्शन बी, केवल गंभीर चिंतन और विचारों की क्रमबद्धता। ऑप्शन सी, केवल आत्मव्यंजना और व्यक्तित्व की व्यंजना। ऑप्शन डी, केवल सजीवता और सरसता। तो सही उत्तर क्या होगा? आज के विद्वानों के अनुसार निबंध की विशेषता क्या होगी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी ए, सीमित आकार के भीतर एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता तथा आवश्यक संगति एवं संबद्धता के साथ किसी विषय का जब प्रतिपादन किया जाता है तो उसे निबंध की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र तिवारी जी के अनुसार निबंध क्या है? अब हमने सबके निबंधों के जो परिभाषा है वो देख ली। अगर हम इस पुस्तक के जो रचयिता हैं रामचंद्र तिवारी, उनके अनुसार अगर देखें तो निबंध इनके अनुसार क्या है? ऑप्शन ए, निबंध गद्य की एक आधुनिक विधा है जिसमें लेखक की रुचि एवं मन प्रवृत्ति के अनुसार विचारों की श्रृंखला अव्यवस्थित और शिथिल अथवा सुगठित एवं व्यवस्थित दोनों ही प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन बी, निबंध केवल गद्य की एक प्राचीन विधा है। ऑप्शन सी, निबंध में केवल गंभीर चिंतन और विचारों की क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऑप्शन डी, निबंध में आत्मव्यंजना की आवश्यकता नहीं है। तो रामचंद्र तिवारी जी के अनुसार अगर हम देखें तो निबंध इनके अनुसार क्या है? निबंध एक गद्य की आधुनिक विधा है जिसमें लेखक की रुचि एवं मन प्रवृत्ति के अनुसार विचारों की श्रृंखला अव्यवस्थित और शिथिल अथवा सुगठित एवं व्यवस्थित दोनों ही प्रकार की हो सकती है। तो यह जो परिभाषा हमने देखी अभी, यह रामचंद्र तिवारी के अनुसार किनकी है? गद्य की यानी निबंध की परिभाषा है। इससे संबंधित जो हमारा बुलेट पॉइंट है यानी महत्वपूर्ण तथ्य वाला जो सेक्शन है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वह भारतेंदु युग के निबंधकारों के विषय में है। भारतेंदु युग के निबंधकारों में आत्मव्यंजकता का तत्व स्पष्ट लक्षित होता है। ठीक है, हमने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भी देखा था कि जो आत्मव्यंजकता जो तत्व है वह निबंध में पूरी तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है। वही अगर हम देखें भारतेंदु युग में भी तो यह तत्व उसी रूप में समाहित है। अगला जो पॉइंट है वह द्विवेदी युग की भाषा से संबंधित है। द्विवेदी युग में भाषा की प्रौढ़ता और परिमार्जन के साथ ही विचारों में गंभीरता आ गई। फलस्वरूप आत्मव्यंजना की प्रवृत्ति का ह्रास हुआ। तो ये जो आत्मव्यंजक तत्व जो भारतेंदु युग में दिखाई दे रहा है वह द्विवेदी युग में उसकी कमी या अभाव कह सकते हैं, वो अभाव आ गया। क्यों आया? प्रौढ़ता और परिमार्जन के कारण। ठीक है, प्रौढ़ता और परिमार्जन से क्या हुआ? विचारों में गंभीरता आने लगी, और गंभीरता जब विचारों में आने लगी तो वहाँ आत्मव्यंजना जो चीज़ वाली जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं घटती चली गई। अगला पॉइंट है, आचार्य शुक्ल ने व्यक्तित्व व्यंजना को निबंधों का आवश्यक गुण मानते हुए भी उनमें वैचारिक गांभीर्य एवं क्रमबद्धता का समर्थन किया है। यानी आचार्य शुक्ल के अनुसार अगर हम देखें तो इन्होंने व्यक्तित्व व्यंजना को निबंधों का आवश्यक गुण तो माना है, लेकिन इनमें वैचारिक गांभीर्य और क्रमबद्धता को भी इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। यानी इनके अनुसार दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, यानी वैचारिक गांभीर्य भी होना चाहिए निबंध में, क्रमबद्धता भी होनी चाहिए, विचारों की क्रमबद्धता भी होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ क्या है? जो व्यक्तित्व व्यंजना है वह भी महत्वपूर्ण है। अगला जो पॉइंट है वह सरदार पूर्ण सिंह से संबंधित है। इनके निबंधों में सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उनकी मनोलहरी की तरलता ने विचार सूत्रों को क्रमबद्ध नहीं होने दिया है। यानी अगर हम सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों की बात करें तो वहाँ पे अभाव क्या चीज़ है कि मनोलहरी, यानी ज़्यादा जैसे अगर मनोभावों को ज़्यादा महत्व देने लगे तो वहाँ पे विचार सूत्र क्या होने लगते हैं, उनका जो क्रम है वो कहीं ना कहीं बिगड़ने लगता है। तो यही जो एक कमी है वो सरदार पूर्ण सिंह में दिखाई देती हैं, और इसे रामचंद्र तिवारी जो हैं वो पूरी तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं इनको। अगला जो पॉइंट है, छायावाद युग में गंभीर चिंतन से पूर्ण तथा आत्मनिष्ठ एवं भावात्मक दोनों ही प्रकार के निबंध लिखे गए। अगर हम छायावाद युग की बात करें तो इसमें गंभीर चिंतन से पूर्ण और आत्मनिष्ठ भावात्मक दोनों ही प्रकार के, यानी आत्मनिष्ठ निबंध भी लिखे गए और भावात्मक निबंध दोनों ही लिखे गए किसमें? छायावाद युग में। अगला जो है
पॉइंट वह छायावादोत्तर युग से संबंधित है। छायावादोत्तर युग में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में आत्मव्यंजना एवं व्यक्तित्व विधायक तत्वों का नवोन्मेष हुआ। आत्मव्यंजना भी है और आप व्यक्तित्व के जो व्यक्तित्व विधायक के जो तत्व हैं उसे स्पष्ट देख सकते हैं इनके निबंधों में। तो छायावादोत्तर युग की जो विशेषता है निबंधों की वह इस रूप में सामने आती है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो ये सेक्शन है निबंधों का, जो निबंध की परिभाषा और विशेषता, ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला जो वीडियो होगा वह निबंधों का सूत्रपात होने वाला है। ठीक है, सूत्रपात, और इस वीडियो को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं इस सेक्शन को। आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है उसकी भी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर कोई चीज़ अगर आपको डाउटफुल लग रही है तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।